हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा है डे 3 ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने शुरू किया था, उसमें हमने शुरू किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने दो लेक्चर में हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैपिटल कंप्लीट किया था। उसके थ्योरी, उसके फॉर्मूलाज, उसके क्वेश्चंस वगैरह हमने बहुत अच्छे से कर लिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप साथ के साथ रिवीजन कर रहे होंगे, घर पर क्वेश्चन दोबारा सोल्व कर रहे होंगे। अगर साथ के साथ आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा, बाद में रिवीजन में डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। अगर आपने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैपिटल अगर अच्छे से किया है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। कोई एक दो क्वेश्चन या एक दो पॉइंट ऐसे आएंगे जो अलग होंगे। बाकी का सारा सेम टू सेम ही है, फॉर्मूला सेम है, उनके सॉल्यूशन का मेथड भी सेम है, कुछ भी नया नहीं है। बस एक इसमें छोटा सा डिफरेंस आएगा आपका डिविडेंड का। तो हम हमारा शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल वही दो टाइप की होती है, रिडीमेबल और ई रिडीमेबल। पहले हम करेंगे रिडीमेबल। तो रिडीमेबल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका केपी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल को हम केपी से डिनोट करते हैं। के का मतलब कॉस्ट, पी का मतलब प्रेफरेंस कैपिटल। केपी इक्वल टू पीडी। पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, उसमें ऐड करेंगे आर वी प्लस एन पी अपॉन एन। ये आपके लिए कुछ नया है नहीं। बाकी आर वी प्लस एन पी अपॉन एन यही सेम टू सेम हमने डिवेंचर में भी देखा था। वहां यहाँ पर रेफरेंस डिविडेंड है, वहां पर इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट में से हम टैक्स बेनिफिट हमारा लेस कर देते थे। होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा केपी का, रिडीमेबल का। हमें इसमें ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसको दो प्रकार से सोल्व किया जाता है। मेनली तो आपको ऐसे ही करना, जैसे ये फॉर्मूला लिखवाया हमने यही याद करना है। बाकी इसके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये एक होता है जब हम डिविडेंड पेड करते हैं, डिविडेंड पे होता है, और एक डिविडेंड पे नहीं होता है। एक काम करते हैं, हम इसी को अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने ये लिख लिया है तो कोई बात नहीं, इसको कट करने की जरूरत नहीं है। इसी के आगे आप नीचे से शुरू कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ, इसको थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। व्हेन डिविडेंड टैक्स इज नॉट पेड, और व्हेन डिविडेंड टैक्स इज पेड। आप पेड की बजाय कंसिडर लिख लो, वो
बेटर रहेगा, क्वेश्चन समझ में आपको आसानी होगी। कंसीडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, ये आपके दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं। व्हेन डिविडेंड टैक्स इज नॉट कंसीडर्ड, व्हेन डिविडेंड टैक्स इज कंसीडर्ड। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इतना महाभारत नहीं है कि पता नहीं ये क्या आ गया। इसमें फॉर्मूलाज दोनों में सेम होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो हम पहले करते हैं इस व्हेन डिविडेंड टैक्स इज पेड। तो व्हेन डिविडेंड टैक्स इज पेड, ये आपको दो, इसके दो फॉर्मूलाज है, यानी कि सॉरी, ये आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कि पहला रिडेमेबल, दूसरा इरिडेमेबल। ऐसे ही व्हेन डिविडेंड टैक्स इज कंसीडर्ड, इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, रिडेमेबल, रिडेमेबल और इरिडेमेबल। पहले हम करेंगे रिडेमेबल का फॉर्मूला। जैसे कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमने पढ़ा था, उसमें रिडेमेबल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला था इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स रेट प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी अपॉन टू। ऐसे इसका भी फॉर्मूला सेम ही है, बस उसमें इंटरेस्ट था, इसमें फिर फ्रेश डिविडेंड आ जाएगा। फिर फ्रेश डिविडेंड, उसमें टैक्स बेनिफिट था, इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें टैक्स बेनिफिट क्यों मिलता था, इसमें टैक्स बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से करने वाले हैं। तो ऐड होगा इसमें आर वी प्लस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी अपॉन टू। तो आपको बता दूं कि प्रेफरेंस डिविडेंड में टैक्स बेनिफिट क्यों नहीं मिलता, डिविडेंड डिबेंचर में क्यों मिलता था। तो हमारी एक स्टेटमेंट होती है या फिर इक्वेशन कह लो उसको, ये आपको एफएम में हर जगह काम आने वाली है, हर चैप्टर में काम आने वाली है। वो होती है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन ईबी आई टी, सॉरी, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन ईबीटी माइनस टैक्स अपॉन ईएटी, इसमें से फिर सेंस का डिविडेंड। तो ये हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, वरना लिवरेज के चैप्टर में ये क्वेश्चन आपको काम आने वाली है, अभी याद कर लो तो अच्छी बात है, वरना जब लिवरेज के चैप्टर में तो करना है ही। तो आप देख सकते हो इंटरेस्ट होता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अगर हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट के बाद में हम टैक्स लेस करते हैं, तो जो टैक्स का बेनिफिट होता है वो हम इसमें से लेस कर देते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है उसमें टैक्स पहले से ही लेस हो चुका है हमारा, तो यानी कि इसमें कोई टैक्स की एडजस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी टैक्स से पहले अगर हम पेड करते हैं, अगर बाई ऐसा होता नहीं है कि पेड पहले करते हैं, लेकिन अगर वो करते तो उसमें टैक्स का बेनिफिट हम एडजस्टमेंट जो है वो हम लेस कर देते या एडजस्टमेंट उसमें कर देते, लेकिन ये इसमें बाद में होता है। तो इसमें टैक्स पहले ही लेस हो चुका है तो अलग से करने की जरूरत है नहीं। इंटरेस्ट होता है वो टैक्स से पहले पेड हो जाता है, तो उसमें हम टैक्स एडजस्टमेंट करते हैं। बाकी कुछ नहीं था, बस इतना छोटी सी चीज थी इसमें। तो ये था रिडीमेबल शेयर। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं इफ डिविडेंड इज नॉट कंसिडर्ड, कि डिविडेंड कंसिडर नहीं कर रहे तो
उसका रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होगा? तो उसमें हो जाएगा PD1 प्लस डिविडेंड टैक्स प्लस RV प्लस एड NP अपॉन N, सॉरी यहाँ आएगा आपका माइनस V माइनस NP, ऐसे ही यहाँ पर आएगा आपका RV माइनस NP अपॉन RV प्लस NP अपॉन 2। ये अभी बस लिख लो आप, बाद में क्वेश्चन आएगा तो उसमें अच्छे से मैं समझा दूंगा। अभी के लिए आप बस ये फॉर्मूला लिख लो और ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि PD प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV रिलाइजेबल वैल्यू माइनस NP नेट प्रोसीड अपॉन N नंबर ऑफ ईयर्स RV प्लस NP अपॉन 2। इनके अलग अलग डेफिनेशन या RV क्या होता है, NP क्या होता है, N क्या होता है, ये सब मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया है, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपको डायरेक्ट थर्ड लेक्चर देख रहे हो तो पहले फर्स्ट और सेकंड देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें था PD प्रेफरेंस, PD का यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड पर कितना हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो इस तरह कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो हम अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में नॉन इरिडेमेबल के क्वेश्चन फॉर्मूलाज वगैरह देख लेंगे। पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये जो स्टेटमेंट थी मैंने कल आपको बताया था, समझा भी दिया था, बाकी अब फिर से समझा दूंगा कि डिविडेंड टैक्स कैसे निकलता है। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बीपी लिमिटेड issued 60,000 12% redeemable preference share of 100 each at a premium of 5 each, redeemable after 10 year at a premium of 10 रुपए each। मीन्स बीपी लिमिटेड एक कंपनी है, बीपी लिमिटेड एक कंपनी है जो 60,000 अपनी प्रेफरेंस है जो रिडीमेबल है 10 साल बाद, जो 10 साल बाद रिडीमेबल है, वो शेयर इश्यू करती है। एक शेयर होता है उनका 100 रुपए का और 5 रुपए के प्रीमियम पर करती है। तो हमारा नेट प्रीसीड आ गया 105। 105 कैसे आया, आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि नेट प्रीसीड होता है कि इश्यू प्राइस में कितने रुपए पर हमने इश्यू किया है उसको। इश्यू 100 रुपए का शेयर था, उस पर 5 रुपए ईच, तो 5 रुपए उस पर आ गया तो 105 रुपए हो गया वो। ये सब आपको वर्किंग नोट में लिख कर आना है एग्जाम में, यहाँ ऐसे नहीं है शॉर्टकट अपने कैलकुलेटर पे किया और हो गया। आपको ये वर्किंग नोट पे वहां दिखाकर आना है क्वेश्चन में। कहीं क्वेश्चन में बस अपने माइंड में कर लिया या कैलकुलेटर में कर लिया या क्वेश्चन पेपर में लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन आंसर शीट में आपको अच्छे से लिख के आना है एक एक चीज, एक 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 अमाउंट जो आपकी कहाँ से आ रही है वो सारा वर्किंग नोट में दिखाकर आना होता है। अब ये थे कि 100 रुपए का शेयर था, 5 रुपए के प्रीमियम पर इश्यू किया, 10 साल बाद हम उसको 10 रुपए के प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं। तो रिडीम करेंगे तो RV आएगा, RV रिलाइजेबल वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू उसकी हो जाएगी 100 प्लस 10, तो 110 हो जाएगा, तो RV आपकी हो जाएगी 110। उस पर क्वेश्चन की फ्लोटेशन कॉस्ट है 3 रुपए। तो हमारा NP में हमेशा फ्लोटेशन फ्लोटेशन या कोई भी कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, कमीशन वगैरह या फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है, वो हमेशा पहले ऐड या लेस करते हैं। तो इसमें 100, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट रुपए दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर परसेंटेज दी होती तो आपको प्रॉब्लम हो सकती। पहले क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है फिर करना है कि 100 प्लस में फ्लोटेशन है 3 रुपए,
तो ये आपका हो जाएगा 103 रुपए। 103। एक सेकेंड, ये आपका लेस होगा। फ्लोटेशन जो कॉस्ट होती है वो लेस होती है। तो 100 - 397 + 5 102। तो आपका एनवी हो जाएगा 102। आर भी आपका 110 हो गया। क्वेश्चन हमारे अच्छे से समझ लिया है, अब सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं चाहिए। फिर फर्स्ट डिविडेंड है 12%। तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं अच्छे से अपना। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका रिडीमेबल है तो फॉर्मूला हो जाएगा केपी, फिर फर्स्ट डिविडेंड पीडी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन अपॉन आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पीडी था हमारा 12% प्लस आर वी हमने निकाला 110 माइनस एनपी 102 अपॉन 10 साल बाद रिडीम करेंगे तो एन हो जाएगा आपका 10। 110 प्लस 102 अपॉन 2। क्या आपका हो जाएगा 12 प्लस 110 माइनस 102 डिवाइडेड बाई 10 या 0.8 अपॉन 110 प्लस 102 डिवाइडेड बाई 2 106 इंटू 100। तो 12.8 डिवाइड बाई 106 इंटू 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.07%। आई होप आपसे हुआ होगा। इतना कुछ हार्ड था नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब आता है डिविडेंड टैक्स। ये आपका, तो डिविडेंड टैक्स में क्या होता है कि आपका टैक्स ऑन डिविडेंड, डिविडेंड टैक्स हम कैसे कंप्यूट करेंगे। तो उसमें कुछ नहीं है, बस ये आपको एक इक्वेशन याद करनी पड़ेगी कि डिविडेंड टैक्स, टैक्स ऑन डिविडेंड होता है, उसमें हम सरचार्ज ऐड करते हैं। अब डिविडेंड टैक्स और सरचार्ज ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आई है उसके ऊपर हम एजुकेशन सेस लगा देते हैं। मतलब टैक्स ऑन डिविडेंड है, उसके ऊपर सरचार्ज है, ये टैक्स ऑन डिविडेंड, उसके ऊपर सरचार्ज जितना भी उसको ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर लगा देंगे एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एजुकेशन सेस, ये दोनों सेस, एजुकेशन और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, दोनों डिविडेंड प्लस सरचार्ज दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर ही लगता है। ये आपको ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब एक वाई लिमिटेड कंपनी है जो अपने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, जो 12% प्रेफरेंस शेयर है, यानी प्रेफरेंस स्टूडेंट हो गए 12%, यानी 12 रुपए। तो आपका एक प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए का, 10 रुपए के 10% प्रीमियम पर, बट रिडेमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 20% 5 ईयर, मतलब 5 साल बाद में। अभी हम एक शेयर 100 रुपए का 10% के प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं, 5 साल उसको बाद रिडीम कर रहे हैं 20% प्रीमियम। तो आगे द कंपनी पेज अंडर राइटिंग कमीशन 12%। जो कंपनी है वो अंडर राइटिंग कमीशन पे करती है 5%। तो ये 5% जो है वो भी ऐड हो जाएगा। तो पहले हम जो भी कॉस्ट होती है उसको, कि 100 रुपए का है, प्रीमियम है 10 रुपए, 10%, तो ये होगा 110 रुपए का। 5% कमीशन है तो इसका 5%।
जो भी कॉस्ट होती है वो प्रीमियम या डिस्काउंट के बाद हम कैलकुलेट करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉस्ट लग रही है, कमीशन लग रही है, अगर रुपए में दे रखा है तो आप पहले ऐड लेस करो या बाद में ऐड लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परसेंटेज में दे रखा है तो आपको बाद में ही करना है। कि प्रीमियम पर है तो 110 रुपए है, कि 10 रुपए प्रीमियम है तो 100 रुपए का शेयर था वो 110 का हो गया। अगर 5% कमीशन लग रहा है उस पर तो 110 मल्टीप्लाई 5% तो 5.5 रुपए आता है आपको। तो यह आता है 5.5 रुपए। तो आपका नेट प्रीसीडिंग जो है वो हो जाएगी 110, 110 माइनस 5.5, 104.5 रुपए। अब जो आपकी आरवी है वो तो 20% प्रीमियम पर है तो आरवी तो सिंपल है। आरवी 20% प्रीमियम है तो 120 रुपए। अब आपका टैक्स ऑन डिविडेंड, ये है हमारा मेन पॉइंट या टॉपिक जो भी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम करते हैं अच्छे से कि कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13। तो हमने यहाँ पर देखा था पहले टैक्स ऑन डिविडेंड। तो पहले सबसे पहले लिख लेंगे हम टैक्स ऑन डिविडेंड। टैक्स ऑन डिविडेंड है हमारा 12.5%। तो 12.5% उसके ऊपर ऐड करते हैं हम सरचार्ज। तो सरचार्ज हमारा है 2.5%। तो ये ध्यान रखना है आपको, टैक्स ऑन डिविडेंड है 12.5%, सरचार्ज है 2.5%। तो इसमें डायरेक्ट 2.5% हमें ऐड नहीं करना है, हमें ऐड करना है 12.5 का 2.5%। तो कैलकुलेटर पे हम टाइप करेंगे 12.5 इंटू 2.5 और फिर परसेंटेज का बटन दबाएंगे तो आएगा आपको 0.3125। इसमें ऐड हो जाएगा 0.3125%। आप इस परसेंट को मत बाद में लगा लेना वरना कंफ्यूजन होगी फालतू। तो 12.5 एड सरचार्ज 2.5 और प्लस एजुकेशन सेस। इसमें एजुकेशन सरचार्ज, एजुकेशन सरचार्ज जो है इन दोनों को ऐड करने के बाद होगी, यानी 12.5 प्लस 3125.3125। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 12.1 12.8125। इसके ऊपर हम एजुकेशन सरचार्ज लगाएंगे, एजुकेशन सरचार्ज 3% है तो 0.8125 के ऊपर 3%, तो 0.3843 आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था फिर से बता रहा हूँ कि पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट लेनी है। तो ये आपको हो जाएगा 3843। तो इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 13.1968। तो ये आपका जो है डिविडेंड टैक्स। तो कुछ नहीं, बस वही अपना फॉर्मूला लगाना है, ऑप्शन करना है। तो फॉर्मूला क्या था, केपी प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस डिविडेंड टैक्स प्लस आरवी माइनस एन पी अपॉन एन, आरवी प्लस एन पी अपॉन 2। तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो आपका 12%। तो 12 1 प्लस 13.1968 प्लस आपका जो आरवी था 120 रुपए था, एनपी था 104.5 पौन में, एन आपका 5 ईयर 120 प्लस 104.5 अपॉन 2। तो ये आपका हो जाएगा
12 इंटू 14.1968। एक सेकंड, ये आपका आएगा 0 पॉइंट, जो परसेंटेज में था वो ये पॉइंट में हो जाएगा 13.1। तो 12 इंटू 1.13.968, तो ये हो जाएगा 13.6791 प्लस 120 माइनस 104.5 डिवाइडेड बाई 5, तो 3.1 अपॉन में डिवाइडेड बाई 120 प्लस 104.5 डिवाइड बाई 2, 112.25, 112.25। इसका आंसर आ जाएगा आपका 13.6791 डिवाइड बाई 112.25 इंटू 100। इनके इंटू में 100 होता है, ये हमेशा लिखना लिखना भूल मत जाना। मेनली हम फॉर्मूला वगैरह याद करते हैं तो उसमें 100 याद नहीं करते हैं, तो लिखना भूल जाते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा 12.1862%। लगता है कहीं मिस्टेक हो गई हमसे। 13.6791 प्लस 3.1 डिवाइडेड बाई 112.25% करेंगे, ये आपका आंसर आएगा 14.9479%। 14.9479% आपका आंसर आएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर से बता रहा हूँ मैं, टैक्स ऑन डिविडेंड, उसमें सरचार्ज ऐड करते हैं, उसके बाद ऐड करने के बाद जो अमाउंट आती है उस पर एजुकेशन चार्ज, और उसी पर हायर एजुकेशन सेस या सरचार्ज लगता है। से डिविडेंड टैक्स आ जाएगा। डिविडेंड टैक्स को इस इंटरेस्ट होता था कि कॉस्ट ऑफ डेट निकालते थे तो इंटरेस्ट में से हम टैक्स जो होता था उसको लेस करते थे, 1 माइनस टैक्स। लेकिन इसमें 1 प्लस डिविडेंड टैक्स करना है, कि डिविडेंड टैक्स को 1 में ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखना, मिस्टेक मत करना। इसके बाद हम करते हैं इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो सेकंड आप हमारा आ जाएगा इरिडेमेबल, तो पी डी फॉर्म में एन पी इंटू 100। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, वही अपना प्रेफरेंस डिविडेंड अब डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। डिवेंचर में था तो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन एनपी इंटू 100 था। इसमें टैक्स रेट हम टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, तो सीधा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई एनपी इंटू 100 हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। इसमें इसमें करेंगे तो वही प्रेफरेंस डिविडेंड, तो डिविडेंड टैक्स को ऐड करके फिर कर देंगे। फॉर्मूले सेम है, अपने याद कर सकते हो इतना ही। मेरे हिसाब से इससे इजी कोई चैप्टर आपको लगेगा भी नहीं, ये बहुत इजी चैप्टर है, आराम से 8 मार्क्स आप ले सकते हो। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। एक आपका स्टूडेंट नोट है, ये आप पढ़ सकते हैं कि इश्यूएंस ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट अलाउड are not allowed as per Companies Act 2013, but for the academic knowledge purpose it is has been purchased here। मतलब आपके जो प्रेफरेंस शेयर है वो रियल लाइफ में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे।
कि जो कंपनीज एक्ट 2013 आया है उसके बाद में इरिडीमेबल वो जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनको हटा दिया गया है। ये सिर्फ एकेडमिक पर्पज के लिए है, आपको नॉलेज के लिए है, बाकी कोई इसका अस्तित्व नहीं है। कि अब आपको परसेंट जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे एकेडमिक नॉलेज तो लेनी जरूरी होती है। Simon Limited issued 10% irredeemable preference share of 100 each for 10 lakh. What will be the cost of preference capital if the preference share issued at par at 10% premium or at 10% discount? तो कुछ नहीं, ये 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर थे, 10 रुपए का उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड था। तो उनको 10 रुपए एट पार, 10% प्रीमियम, 10% डिस्काउंट इश्यू किया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कुछ भी है नहीं, तो उनको कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब डिविडेंड टैक्स वाली जो एडजस्टमेंट करते हैं वो नहीं करनी, तो सिंपल है, अपना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो फॉर्मूला लगाते हैं अपना फर्स्ट का, के पी इक्वल टू पी डी अपॉन एन पी इंटू 100। तो ये हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 10% है, तो 10 डिवाइड बाई 100 की नेट प्रीसीडिंग आपकी पार पर ही है, मतलब 100 रुपये ही है, तो ये 10% आ जाएगा। सेकंड, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एन पी इंटू 100। तो फिर फ्रेश डिविडेंड वही 10 रुपये ही है, कि 10% है, 10 रुपये आ जाएगा। एनईपी नेट प्रोसीड आपका मतलब 10% प्रीमियम पर है, तो वो आपका हो जाएगा 100 प्लस 10, 110 आ जाएगा आपका एनपी। तो 110 इंटू 100, तो ये 9.09%। हर के पी डी अपॉन एन पी इंटू 100, 10, ये आपका थर्ड पॉइंट है, उसमें 10% डिस्काउंट पर कर रहा है, तो 90 हो जाएगा इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 11.11%। इजी था, इतना कुछ हार्ड था नहीं, आप से भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको करवा देता हूँ। 16 आपको अपने घर से करना है। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, कोई अलग कुछ भी नहीं है इनमें, इतना इजी है उसको अपने घर से करने का। तो ये था इफ खलीफा लिमिटेड, खलीफा बुर्ज खलीफा वाला है, कोई गंदा नहीं सोचेगा। बुर्ज खलीफा सऊदी अरब वाला बुर्ज खलीफा है ये। तो खलीफा लिमिटेड इशू प्रेफरेंस स्टॉक ऑफ 100 पर शेयर, डिविडेंड उसका 12 रुपए है, फ्लोटेशन 3% है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है। तो यहीं पर करके दिखा देता हूँ मैं, के पी डी अपॉन एन पी इंटू 100। डिविडेंड आपका 12 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट 3% है, मतलब 100 का 3%, 100 का 3%, यानी 3 रुपए। तो 100 माइनस 3 97 आएगा आपका। तो 12 डिवाइड बाई 97 इंटू 100, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 12.37%। अगला क्वेश्चन हम एक बार पढ़ लेते हैं। कंपनी इशूड 40,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपए। 5 रुपए का प्रीमियम कर रहा है, मतलब 105 रुपए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर 10 ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी 2 रुपए है, मतलब नेट प्रीसीडिंग आपकी 100, 5 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो 103 रुपए हो गया। और आरवी जो है 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 हो गई, 12% प्रेफरेंस शेयर का। ये सेम क्वेश्चन हमने किया है शायद से, ये आपका क्वेश्चन नंबर तो 12 है, उसका सेम टू सेम है।
कुछ भी अलग नहीं है, डिट्टो सेम है। फिर आप अपना खुद से घर से कर लेना। अगला टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आपका, बल्कि आपने अभी तक पढ़ा कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। आपके कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल आपके बड़े इजी थे, इतना कुछ हार्ड था नहीं। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर है वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। हार्ड भी नहीं कह सकते, बस अगर वो तो इजी है तो ये मीडियम से भी कम है। मीडियम भी इतना नहीं है कुछ, इसमें बस फॉर्मूले आपके ज्यादा हो जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ये थ्योरी वगैरह आप खुद से पढ़ सकते हो। तो ये आपके आते हैं फॉर्मूले, या कह सकते हो मेथड्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के हमारे पास 5 मेथड है। पांच 5 ये फॉर्मूले हैं। एक बुक्स के हिसाब से, मतलब 5 इन्होंने अपने मेथड दे रखे हैं। लेकिन मैं आपको ये इनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से करवाने वाला हूँ कि हमारे हम अपने हिसाब से फॉर्मूले लिखकर अपने हिसाब से इनको करेंगे। तो आज आप इनके फॉर्मूले वगैरह लिखवा देते हैं, कल से हम इसको अच्छे से शुरू कर लेंगे। फॉर्मूले आप अपने आप याद करके आ जाना। इनके क्वेश्चंस वगैरह या तो आज कर लेंगे, वरना बाकी कल से हम शुरू कर देंगे। तो न्यू टॉपिक आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को वही हम के ई से डिनोट करेंगे। के का मतलब कॉस्ट, ई का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें हमें अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है आपका डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, तो इसका जो फॉर्मूला है के ई इक्वल टू D1/P0 into 100। D1/P0 into 100। D1 क्या होता है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, कि एक शेयर पर जो शेयर होल्डर है उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, कि उनको कितना डिविडेंड चाहिए, वो हमारा D1 हो जाएगा। P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस। आप इसको साइड में लिख भी सकते हो अपना, या नीचे लिख लेना। D1 एक्सपेक्टेड, राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं मेरी, तो अपना मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ लिख लेना। या फिर अपना बैक करके, समझ नहीं आता तो बैक करके अपना फिर लिख लेना। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, P0 मार्केट प्राइस जो करंट में है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। आपको क्वेश्चन वगैरह, क्वेश्चन में सब कुछ दिया रखेगा, इतनी कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और आप तो इसमें हमें कुछ अगर क्वेश्चन दे रखा है तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एमएनसी लिमिटेड पेड डिविडेंड पर शेयर ₹4 और करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹20। तो हमारा D1 जो है वो ₹4 है, P0 जो है ₹20 है। तो इसको हम कर लेंगे। तो के ई इक्वल टू D1/P0 into 100, 4/20 into 100। इसका आंसर आ जाएगा आपका 5%। नहीं, 5% नहीं, 20%। कि 4/20
तो 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ए बी लिमिटेड इशूड शेयर ऑफ 100 रुपीज एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। के बी लिमिटेड है, उसने अपने शेयर जो 100 रुपए का एक शेयर था उसको प्रीमियम पर इश्यू किया, तो 110 रुपए का हो गया। नेट प्रीसीडिंग 110 रुपए हो गई। इट द इश्यू इन्वॉल्व अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ 5%। तो नेट प्रीसीडिंग 100 प्लस 10, 110 माइनस 5% इसका कॉस्ट है, तो 110 इंटू 5%, तो 5.5 इसमें लेस करेंगे तो 104.5 रुपए आ जाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर इज 12%। तो जो डिविडेंड की रेट है वो 12% है, तो हमारा एक जो शेयर है वो 100 रुपए का है, डिविडेंड उस पर 12% है, तो हो जाएगा 12 रुपए हो जाएगा हमारा डिविडेंड। जो डिविडेंड है वो हमेशा जो इश्यू प्राइस है कि 100 रुपए में इश्यू किया है, जो उसकी फेस वैल्यू है। इशू प्राइस तो हमारा होगा 104 रुपए 5 पैसे, 104 रुपए 5 पैसा, या 104.5 रुपए बोल सकते हैं। 5 पैसा नहीं, 50 पैसा। 104 रुपीज 50 पैसा। जो आपका डिविडेंड है उसको हमेशा हम फेस वैल्यू, जो भी शेयर की फेस वैल्यू जैसे 100 रुपए है, 10 रुपए है, तो उस पर निकाल लेंगे। तो 12% है, 12% तो 100 का आपका D1 आ जाएगा 12 रुपए। तो के पी D1/P0 × 100। अब D1 तो हो गया आपका 12 रुपए, P0 यानी मार्केट प्राइस हमें दे ही नहीं रखी, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? कि हम तो जो क्वेश्चन का फॉर्मूला है कि, एक सेकंड, ये के पी नहीं के ई है, तो के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, उसमें जो फॉर्मूला उसका ही है D1/P0। तो D1 तो हमें दे रखा है डिविडेंड 12 रुपए, आप P0 कहाँ से लाए? मार्केट प्राइस दे ही नहीं रखा। अगर मार्केट प्राइस नहीं दे रखा तो हम जो इश्यू प्राइस होता है, नेट प्रोसीड होता है, जो कि जिस वैल्यू पे जितने रुपए में हमने एक शेयर को इश्यू किया है वही हमारी मार्केट प्राइस हो जाएगी। कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो इश्यू प्राइस है हमारा मार्केट में वही प्राइस चल रहा है, कोई चेंज में नहीं आया है। तो 104.5 इंटू 100 ये आ जाएगा 12/104.5 इंटू 100, 11.48%। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या, अभी पहले वाला हमने देखा डिविडेंड प्राइस अप्रोच, तो मतलब कि जो हमारा मार्केट प्राइस है उस पर डिविडेंड का, डिविडेंड के हिसाब से निकाल रहे थे कि डिविडेंड को हम कंसिडर करके मार्केट प्राइस से हम उसकी कॉस्ट निकाल रहे थे। अब अर्निंग प्राइस है तो इसमें क्या करेंगे, अर्निंग के ऊपर कर लेंगे। क्या हमें तो करना है, जैसा कहें वैसा करेंगे। क्वेश्चन है वही हमारा माई बाप है, कि जो क्वेश्चन कहेगा वही करना है हमें। तो नेक्स्ट मेथड है अर्निंग प्राइस अप्रोच। के इक्वल टू P/P0 × 100। E का मतलब अर्निंग, P0 का तो अभी बताया था आपका मार्केट प्राइस होता है, इंटू 100। तो आपका हो जाएगा अर्निंग प्राइस अप्रोच के इक्वल टू E/0। इसमें समझाने का इतना कुछ है नहीं, आप अच्छे से अपने याद कर सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है E/P0 × 100। मेरे साथ साथ भी अगर आप बोल रहे हो तो 2 बार 3 बार बोलकर भी आपको याद हो जाएगा कि अर्निंग प्राइस अप्रोच के क्वेश्चन में साफ साफ दिया रखेगा अर्निंग प्राइस अप्रोच लगाओ, डिविडेंड प्राइस अप्रोच लगाओ। कि डिविडेंड प्राइस अप्रोच है तो D1/P0 यानी डिविडेंड के ऊपर मार्केट 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 प्राइस के ऊपर डिविडेंड कितना परसेंट जा रहा है। अगर अर्निंग प्राइस अप्रोच है तो अर्निंग/P0 की मार्केट प्राइस क्या है और हमारी अर्निंग क्या है, कि पर शेयर कितनी अर्निंग कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। तो इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक करके आज का ये अर्निंग प्राइस अप्रोच लास्ट टॉपिक होगा। ये करके हम आज का लेक्चर एंड करेंगे।
उसके बाद बाकी के बचे हुए जो 3-4 फॉर्मूले और हैं, इसके बाद 4 फॉर्मूले और हैं आपके, तो वो कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अर्निंग अवेलेबल टू द शेयर होल्डर अमाउंट टू 40,000 की। जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाई थी, कहाँ पर थी, कि जो हमारी सेल है उसमें वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, ये अर्निंग जो है वो हमें दे रखी है। अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर इज 40,000, फर्म रिप्रेजेंटेड बाय 10,000 इक्विटी शेयर एंड करंट मार्केट प्राइस इज 25। ठीक है, हमें जो मार्केट प्राइस दे रखा है, अर्निंग भी दे रखी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी दे रखे हैं, तो सिंपल है अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो के ई इक्वल टू अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अर्निंग, मार्केट प्राइस क्या है हमारा 25 इंटू 100। अब अर्निंग कैसे निकाल लेंगे, अर्निंग तो ऐसे 40,000 रुपए दे रखी क्या अर्निंग अवेलेबल शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर जो है उनके लिए अर्निंग है 40,000 रुपए हमारी। 40,000 अपन 25 इंटू 100 थोड़ी करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम जो अर्निंग लेते हैं ईपीएस लेते हैं, मतलब कि जो ये ई होता है वो ईपीएस होता है कि अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है, कि टोटल अर्निंग 40,000, इक्विटी शेयर 10,000, तो ईपीएस हो जाएगा ईपीएस इक्वल टू, या ई इक्वल टू अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो 40,000 अपॉन 10,000 इक्वल टू, तो ये 4 रुपए आ जाएगा। तो 4 रुपए अपॉन 25 अपॉन इंटू 100, तो 4/25 इंटू 100, तो ये आपका जो होगा, आपका आ जाएगा 16%। ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी था, कुछ हार्ड था नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल सिंपल करते करते हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आपका एग्जाम तक आप रिवीजन एक बार या 2 बार रिवीजन कर लोगे तो आराम से 8 नंबर आ जाएंगे। 8 नंबर आ गए तो बचे 32 नंबर लेने। 40 नंबर अगर इससे कंसिडर करें तो 8 इसमें से आ गए तो 32 बचे। 32 में से आपके 30 नंबर के तो एमसीक्यू आते हैं। मतलब आप अगर एमसीक्यू करते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक चैप्टर करके जाते हैं तो आप पास हो रहे हैं। एक चैप्टर से आप पास हो रहे हैं, देख रहे हैं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू भी इतने इजी नहीं आते हैं कि आपने सोचा और करके आ गए कि एक ही चैप्टर पढ़ के जाएंगे हम तो पास है, सर ने कह दिया एक चैप्टर पढ़ो और पास हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, सारा बुक वगैरह पढ़नी पड़ेगी। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आसमान में उड़ने से पहले अपने धरती पर पैर रखे। क्वेश्चन नंबर 20, मेमोन लिमिटेड, ना ये मन है ना मनमोहन है। मेमोन लिमिटेड एक्सपेक्टेड टू अर्न 30 पर शेयर, कि जो मेमोन लिमिटेड जो कंपनी है वो 30 रुपए एक शेयर पर अर्न करती है। हमें अपना ईपीएस या अर्निंग जो भी है वो डायरेक्ट दे रखी है 30 रुपए एक शेयर। ओके, कंपनी फॉलोज फिक्स पे आउट रेशियो 40%। तो कंपनी है उसका फिक्स्ड पे आउट रेशियो है 40% का, कि जो कंपनी अपना शेयर होल्डर को जो पे करती है वो 40% पे करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनका जो मार्केट प्राइस है वो तो है 200 रुपए, 200 रुपए उनका मार्केट प्राइस है। फाइंड द एग्जिस्टिंग इक्विटी if dividend tax is 15% is imposed on the distribution earning, कि जो अर्निंग हो रही है उस पर 15% हम डिविडेंड टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी देखेंगे क्या करना है। वैसे ये क्वेश्चन जो आपका थोड़ा बाद में देना चाहिए था, लेकिन पहले दे रखा है। शायद आपकी जो डिविडेंड टैक्स का
या जो ये जो टॉपिक है वो अभी हमने किया नहीं है, लेकिन ये पर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ लें, आंसर बाद में कर लें, क्वेश्चन तो समझ लें। क्वेश्चन के दो पार्ट, एक है करंट लेवल ऑफ डिविडेंड अमाउंट इज मेंटेन, बट सेकंड पार्ट है डिविडेंड टू बी शेयर टू द शेयर होल्डर इज रिड्यूस बाय द एक्सटेंड टू डिविडेंड टैक्स। तो ये क्वेश्चन जो है आपका हम थोड़ा सा रुक के करेंगे, पहले बाकी के टॉपिक करेंगे फिर ये क्वेश्चन होगा, अभी आपको समझ आएगा नहीं, तो ऐसे एडवांस चलने की हमें जरूरत है नहीं कि पहले जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप हमने आज हमारा एक कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर दिया है। इक्विटी शेयर का हमने शुरू कर दिया है, इसमें दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, डिविडेंड अर्निंग मेथड और डिविडेंड प्राइस मेथड और अर्निंग प्राइस मेथड या अप्रोच, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये दोनों हमने कर लिए हैं। जो ये क्वेश्चन है वो हमारा हम बाकी के टॉपिक करने के बाद करेंगे। जो ये टॉपिक है वो हम अभी तक किया नहीं है, जो इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने अभी किया नहीं है तो समझ आएगा नहीं, तो बाद में करेंगे। पर हम रिवीजन रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने शुरू किया था हमारा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर से हमने हमारी शुरुआत की थी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल में दो पार्ट होते हैं, एक तो डिविडेंड टैक्स हम पे कर रहे हैं, एक डिविडेंड टैक्स हम पे नहीं कर रहे हैं, यानी डिविडेंड टैक्स इज नॉट कंसिडर्ड, डिविडेंड टैक्स इज कंसिडर्ड। दोनों में दो पार्ट होते हैं, रिडेमेबल इरिडेमेबल। रिडेमेबल का फॉर्मूला वही पीडी फ्रेश डिविडेंड प्लस आरवी रियलाइजेबल वैल्यू माइनस एनपी नेट प्रोसीड अपॉन एन नंबर ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। प्रेफरेंस डिविडेंड पे अगर टैक्स कंसिडर डिविडेंड टैक्स कंसिडर कर रहे हैं प्लस में 1 प्लस dt यानी डिविडेंड टैक्स हो जाता है। डिविडेंड टैक्स कैसे निकालते हैं वो भी हमने समझा था। कहाँ पर कि डिविडेंड टैक्स हमें कैसे निकालना है, उसमें टैक्स ऑन डिविडेंड जो है वो दियर सब कुछ हमें देख कर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो टैक्स ऑन डिविडेंड है उसमें सरचार्ज ऐड करेंगे, उनको दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसमें एजुकेशन चार्ज और हायर एजुकेशन सेस जो है वो ऐड करेंगे। कि डिविडेंड टैक्स प्लस सरचार्ज उसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर एजुकेशन सेस लगेगा, उसी पर सेकेंड एंड हायर एजुकेशन सेस लगेगा। इसके बाद हमने क्या था इरिडेमेबल, इरिडेमेबल में पीडी अपॉन एनपी अपॉन इंटू 100, उसमें डिविडेंड टैक्स 1 प्लस dt हो जाता है। कुछ नहीं थे, सिंपल थे। डिवेंस कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल दोनों सेम ही है, बस उसमें इंटरेस्ट आता है, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, उसमें टैक्स हम टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं, इसमें नहीं करते, बस इतना सा फर्क। फिर हमने शुरू किया था हमारा क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें दो मेथड पढ़े थे हमने, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच का D1 अपॉन P0, अर्निंग प्राइस अप्रोच E अपॉन P0 इंटू 100। सिंपल सिंपल थे, कुछ भी नहीं था, बस छोटा सा टॉपिक था प्रेफरेंस कैपिटल का, वो हमने कर लिया है। इक्विटी हमने शुरू कर दिया है। ये नोट्स है हमारे, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी नए व्यूवर्स हैं स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए पुराने जो भी है न्यू है या ओल्ड हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा। और ये जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, जो हमारे नोट्स हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। हमारे बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ट्विटर इंस्टाग्राम, उनको जरूर फॉलो करना। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय। मिलते हैं हम कल अपने नए टॉपिक नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही।